भारत की राजधानी क्या है? ऑफ कोर्स दिल्ली। ये बात तो हम सभी जानते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके डे 21 में, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है सीटेट की एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एसएसटी पेपर 2। तो भारत की राजधानी दिल्ली के इतिहास की शुरुआत करेंगे और दिल्ली सल्तनत को चर्चा में लाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। पॉइंट नंबर 1 पे रोशनी डालेंगे और शुरू करेंगे आज की क्लास बिना किसी डिले के। यहाँ पे हम पूरी दिल्ली सल्तनत का इतिहास डालेंगे, देखेंगे कि कैसे दिल्ली के अंदर सबसे पहले 5 जो शासक हैं, वो राजा जो है वो रूल करते हैं, और इसके बाद मुगलों का आना। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जानेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बनी। यानी कि ये जो तोमर डायनेस्टी है, ये जो तोमर वंश है, राजपूतों का वंश है, इनके टाइम पीरियड पे इनकी जो राजधानी है वो दिल्ली है। इसके अलावा 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने क्या किया, इसको प्रस्त कर दिया। यानी कि सीक्वेंस देखो आप, सबसे पहले तोमर वंश आए। तोमर को किसने डिफीट किया? चहमान, जिसको हम क्या कहते हैं, चौहान ने। और इन दोनों का एरिया जो है वो दिल्ली, और राजधानी ऑफ कोर्स दिल्ली ही था। पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही जो दिल्ली है, ये वाणिज्य यानी कि ट्रेड, खरीदने बेचने का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तोमर राजवंश से। तोमर को डिफीट किया चौहान ने, और चौहान के आगे की जो कहानी है वो हम अभी डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3 में। देखिए, यहाँ पे जो दिल्ली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी ज्यादा प्रचलन में थे। यानी कि यहाँ पे जो सिक्के ढाले जाते थे उसको दिल्ली वाल कहा जाता था। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 13वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 13वीं सेंचुरी से मेरा मतलब है 1201 से लेके 1299 का जो ये वर्ष है, इसको हम 13th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। तो इसी के स्टार्टिंग में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसी के साथ दिल्ली एक ऐसी कैपिटल बन गई जिसका कंट्रोल एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। गुलाम वंश से इसकी स्टार्ट होती है। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ये जो इतिहास शब्द है, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, ये क्या है, एक वचन है, जबकि तवारीख जो है ये बहुवचन है। और ये क्या है, सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। यानी कि इतिहास हो गया, तवारीख हो गया, ये फारसी शब्द हैं। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। तवारीख के लेखक कौन है? ये सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो कि क्या करते थे, घटनाओं को एक्सप्लेन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यानी कि राज्य को कैसे चलाना है, क्या गाइडेंस है, इस तरीके के जो गाइडेंस है वो ये जो लोग हैं वो देते थे राजा को। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 13वीं सदी के जो इतिहासकार हैं, जिनका नाम है फक ए मुजबिर, इन्होंने क्या कहा था कि काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। यानी कि जो राजा का काम है, ये कहते थे कि राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता। इसके अलावा सैनिक वेतन के बिना भी नहीं जी सकते थे। इसका मतलब राजा डिपेंड थे सैनिक पे, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और सैनिक भी डिपेंड थे राजा के लिए, किस चीज के लिए, ऑफ कोर्स सैलरी के लिए। ठीक है। किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से सैलरी कहाँ से दी जाती थी? राजा क्या करते थे, किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे, और फिर उससे क्या करते थे, अपना भी और साथ में इनके अंडर जितने लोग थे सबको सैलरी भी देते थे। अब किसान कैसे टैक्स देंगे? तो किसान तभी टैक्स दे सकेंगे जब वो खुशहाल होंगे। और खुशहाल होने से इनका तात्पर्य क्या था? यानी कि इनकी अच्छी फसल होगी। जब फसल अच्छी होगी तभी क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे और राजा को क्या करेंगे, टैक्स देंगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा कैसा हो, न्याय करने वाला हो, ईमानदार हो और प्रशासन को बढ़ावा दे। पॉइंट नंबर 8 को देखेंगे। तवारीख के लेखक के विषय में कुछ और बातें हैं। क्या था, जो तवारीख के लेखक है, ये खासकर कहाँ रहते थे, ये दिल्ली में रहते। तो दिल्ली नगर की अपनी एक खासियत थी, गांव में शायद ही कभी रहते थे।
तवारीख अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और नजराने पाने की आशा में लिखा करते थे। यानी कि ये जो तवारीख हैं ये क्या करते थे, लिखते थे, लेखक हुआ करते थे जो कि किस लिए लिखते थे, राजा से इनाम पाने के लिए, इसके अलावा नजरानों के आशे में ये चीजों को लिखते थे। ये जो लेखक हैं ये अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। यानी कि ये क्या करते, ये क्या कहते थे शासकों को कि ये जन्म सिद्ध अधिकार हैं, यानी कि ये बर्थ राइट है। इसके अलावा लिंग भेद पे भी ये क्या करते थे, सलाह। लिंग भेद मीन्स यहाँ पे हम गर्ल्स और बॉय के बीच डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 1236 में सुल्तान की जो बेटी थी, सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। इनकी बेटी का नाम था रजिया सुल्ताना। ये सिंहासन पे बैठी थी। अब एक रानी को शासक के रूप में मान्यता ही नहीं दे पा रहा था समाज। दरबारी जन भी क्या करते थे, उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। यानी कि राजा ने तो बेटी को बना दिया था सुल्ताना, लेकिन जो दरबारी हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। और फिर 1236 से 1240 तक का इसका टाइम पीरियड था। 1240 में इसको सिंहासन से हटा दिया गया था। पॉइंट नंबर 41 देखेंगे। मिनहाज ए सुराज, ये बहुत ही ज्यादा जो था वो ओल्ड मतलब थॉट का ये था, बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप था। इसने क्या कहा था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज बनाया है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध आता था। यानी कि ये जो मिनहाज ए सिराज था ये रजिया का ही समकालीन था। जब रजिया सुल्ताना बनी थी तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि स्त्रियों को पुरुषों के अंडर होना चाहिए, और रानी जो ये रूल कर रही हैं ये इस शासन व्यवस्था के अगेंस्ट है। पॉइंट नंबर 12 देखेंगे। रजिया ने क्या किया था, अपने अभिलेख लिखवाए थे, सिक्के प्रिंट करवाए थे, जिसमें उसने बकायदा मेंशन किया था कि वो क्या है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। पॉइंट नंबर 13 देखेंगे। आज का जो हमें आंध्र प्रदेश है, ये साउथ इंडिया का नीचे वाला हिस्सा, ये जो हमें देखने को मिलता है, ये व्रांगलर क्षेत्र में यहाँ पे शासन कौन करता था, ककाटिया वंश शासन करता था। और इस वंश की जो रानी थी जिनका नाम है रानी रुद्रमा देवी, ये भी उस टाइम की रानी थी जो कि जिन्होंने क्या किया था, 1262 से लेके 1289 यानी कि रजिया से तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक शासन किया था। लेकिन इनका जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो रजिया के बिल्कुल ही ऑपोजिट था। स्क्रीन पे कैसे डिफरेंट थी रुद्रमा देवी रजिया से, तो इन्होंने क्या किया था, अपने अभिलेखों में यानी कि अपने इंस्क्रिप्शंस में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर इन्होंने लोगों के बीच भ्रम पैदा किया था। यानी कि लोग पता नहीं कर पा रहे थे कि ये लेडी है या फिर पुरुष है। पॉइंट नंबर 15 को देखेंगे और एक और फीमेल शासक की बात करेंगे जो कि कश्मीर से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है रानी दिद्दा। और ये रानी दिद्दा ने कब से कब तक शासन किया था, ये 980 एडी से लेके 1003 एडी तक शासन किया था। और इस दिद्दा का नाम क्या था, इस दिद्दा का अर्थ आता है दीदी, जो कि बड़ी बहन से निकला हुआ था। पॉइंट नंबर 16 देखेंगे, बात करेंगे गैरिसन की। ये गैरिसन का मतलब क्या है, एक ऐसा शहर जो किला बंद रहता था, यानी कि चारों तरफ से प्रोटेक्ट था, जहां पे सैनिक रहते थे। पॉइंट नंबर 17 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का जो कंट्रोल था वो बहुत ही ज्यादा कठिन था। यानी कि जो दिल्ली था वो तो सेंटर में था और आराम से लोग इजिली इस जगह को जो राजा थे वो कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जो दूर चलता हुआ एरिया जितना दूर होते जा रहा था उतना ही ज्यादा उसको नियंत्रण में रखना मुश्किल होता जा रहा था। पॉइंट नंबर 18 देखेंगे, बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, डायग्राम में देख सकते हैं आप। इन्होंने क्या किया था, अपने शासन काल में दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया को टारगेट करके इन्होंने अभियान शुरू किए थे। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय पे अपनी जो है वो चरम सीमा पर थी। यानी कि जो साउथ इंडिया का अभियान था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद तुगलक ने भी किया था। पॉइंट नंबर 19 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी।
मगर 150 वर्ष बाद जब मोहम्मद तुगलक का शासन चल रहा था तो इसमें क्या हुआ कि एक विशाल क्षेत्र इस युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। पॉइंट नंबर 20 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 12वीं सदी के आखिरी दशक में क्या बनी थी? कुवैत अल इस्लाम मस्जिद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यही आता है कि ये कुवैत अल इस्लाम मस्जिद कब बना था, तो ये 12वीं सेंचुरी के लास्ट में बना था और यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इसके अलावा इतिहास में इस शहर को क्या कहा जाता है? दिल्ली ए कुना या फिर पुराना शहर के नाम से इसको हम जानते हैं। पॉइंट नंबर 21 की बात करें। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और ज्यादा विस्तार किया, यानी कि सबसे पहले ये जो कुवैत अल इस्लाम मस्जिद था इसका निर्माण हुआ, इसके बाद इसको एक्सपेंड किया सबसे पहले इल्तुतमिश ने और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश से आते थे। इसके अलावा जो मीनार हैं वो 3 सुल्तानों, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। पॉइंट नंबर 22 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। बात करेंगे बेगमपुरी मस्जिद की। तो ये मोहम्मद तुगलक के काल में बनाया गया था। कहाँ पे? दिल्ली, उसकी जो राजधानी थी दिल्ली में। और इसको इसने क्या किया था? कहा था जहां पनाह यानी कि विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पे इस जगह को बनाई गई थी, बेगमपुरी मस्जिद को। पॉइंट नंबर 23 देखेंगे। बात करेंगे मस्जिद यानी कि मॉस्क्यू की। ये जो मस्जिद है ये एक अरबी शब्द है, यानी कि अरब भाषा से निकला हुआ है और इसका मतलब क्या है मस्जिद का? एक ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी कि सिर झुकाते हैं। पॉइंट नंबर 24 देखेंगे। नमाज के दौरान जो मुसलमान हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में जो मक्का होता है वो पश्चिम की ओर पड़ता है, यानी कि नॉर्मली जो हिंदूज होते हैं वो पूर्व की ओर मुख करके पूजा करते हैं, जबकि जो मुसलमान हैं वो पश्चिम दिशा की ओर पूजा करते हैं। और मक्का की दिशा को यानी पश्चिम दिशा को किबला कहा जाता है। पॉइंट नंबर 25 देखेंगे। मोठ की मस्जिद को चर्चा में लेके आएंगे, जो कि किसने बनाया था? सिकंदर लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसने बनाया था। इसके शासनकाल में इसके मंत्री द्वारा बनाया गया है। जबकि जमाल कमाली की जो मस्जिद है ये 1520 के दशक के आखिरी दिनों में इसको बनाया गया है। पॉइंट नंबर 26 देखेंगे स्क्रीन पे। दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इल्तुतमिश की। इन्होंने क्या किया था? सामंतों और जमींदारों के स्थान पर विशेषकर गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इसके अलावा इन गुलामों को क्या कहा जाता है? फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा भी जाता था। पॉइंट नंबर 27 देखेंगे। खिलजी और तुगलक ये क्या करते थे? बंदगो यानी कि जो अभी हमने गुलाम कहा इसका इस्तेमाल करते थे। पॉइंट नंबर 28 देखेंगे। मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल यानी कि शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजमाज नामक नाई, मनका तबखाब नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। यानी कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड पे ये क्या था? इन्होंने अलग अलग नाम दिया था, यानी कि अजीज खुमार शराब बेचने वाले को कहा था, फिरोज हजमाम नाई था, मनका तबबाब बावर्ची था और लड्ढा और पीरा नामक जो हैं ये माली क्या होते हैं? जो कि क्या करते हैं? प्लांटिंग का काम करते हैं। प्रशासनिक पदों पे इन लोगों को बिठाया था। पॉइंट नंबर 29 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। बात करेंगे 14वीं सेंचुरी की। तो 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार हिस्टोरियन थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने क्या किया था? इन नियुक्तियों का उल्लेख किया है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ये जो पोस्ट थे ये कहाँ पे किया गया है? इन्होंने क्या किया? सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और
शासन करने की असक्षमता के उदाहरण में इसको प्रस्तुत किया है। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को जब इन्होंने अपॉइंटमेंट किया तो इन्होंने क्या कहा कि जो राजा है वो पागल हो चुका है, राजनीतिक इसकी जो विवेक है वो खत्म हो चुका है और इस शासन करने की जो क्षमता है इसके अंदर खत्म हो गई है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 30 की। इलाकों को एकता कहा जाता था, यानी कि जो एरियाज होते थे उसको हमने, जैसे आज के टाइम पे एरियाज को हम विलेजेस में या फिर ब्लॉक में, प्रखंड में डिवाइड करते हैं, उस टाइम क्या होता था, एरिया को एकता कहा जाता था और इस एकता को हैंडल करने के लिए जो अपॉइंट किए जाते थे उसको इख्तेदार या फिर मुक्ति के नाम से जाना जाता था। पॉइंट नंबर 31 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ये जो मुक्ति हैं, राज द्वारा जो निर्धारित कर हैं ये वसूलते थे और तय संख्या के हिसाब से सैनिक रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने कंट्रोल में ले आया था। पॉइंट नंबर 32 देखेंगे। अब कृषि कर की बात करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगता था इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम खराज के नाम से जानते हैं, जो कि किसान की उपज का लगभग 50% होता था। समझिए, ये जो खराज है 50%, मान लीजिए अगर आपने 100 टन उत्पादन किया तो 100 टन में से 50 टन आपको टैक्स देना पड़ता था। किसके टाइम पीरियड पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे। इसके अलावा ये जो कर हैं ये 3 प्रकार के होते थे, मवेशी, घर और अभी हमने एक कृषि कर को जाना। पॉइंट नंबर 33 देखेंगे, बात करेंगे इब्न बतूता की। ये जो इब्न बतूता है ये अफ्रीकी देश मोरक्को से हमारे भारत के अंदर आए थे और कब आए थे, 14th सेंचुरी के अंदर ये हमारे भारत में इन्होंने आगमन किया था। पॉइंट नंबर 34 देखेंगे, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, मंगोल सेना को भी हराया था। पॉइंट नंबर 35 देखेंगे, तुगलक ने जो प्रशासनिक कदम उठाए थे ये बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल रहा। क्या हुआ, कश्मीर पर उनका जो आक्रमण था वो पूरी तरीके से विफल रहा। तो क्या कदम उठाए थे इसने, अभी हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 36 कहता है, तुगलक ने क्या किया था, आज की कागजी मुद्रा, आज का जो हम नोट देखते हैं, रुपया देखते हैं, उसकी जगह पे इसने क्या चलाया था, टोकन, जिसको टंकन कहते हैं, ये चला दिया था इसने। और ये जो टंकन था ये सांकेतिक मुद्रा था। अब ये जो सांकेतिक मुद्रा था ये धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर ये सस्ती धातुओं के बने होते थे। पॉइंट नंबर 37 देखेंगे, तुगलक ने क्या किया था, गैरिसन शहर बनाने की जगह पे इसने क्या किया था, दिल्ली के 4 शहर में से जो सबसे पुराना शहर है जिसका नाम है दिल्ली एक कोहना, इसके निवासियों को जगह खाली करवा दी थी। और वो जगह किसके लिए खाली करवाई थी, अपने सैनिकों के लिए खाली करवाई थी। और इसने क्या किया था, तुगलक ने इसकी जो राजधानी थी उसने क्या किया था, अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। यानी कि मोहम्मद तुगलक के बारे में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो ये है कि जो ये सांकेतिक मुद्रा है किसने चलाए, तो ऑफ कोर्स मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए। दूसरा पॉइंट है कि वो कौन सा राजा है जिसने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, वो क्या था, वो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। पॉइंट नंबर 38 को देखेंगे, खिलजी का जो बल था वो प्रतिरक्षा पर ज्यादा, यानी कि अपने आप को सेफ करने पे ज्यादा फोकस था। वहां तुगलक के कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का भी हिस्सा थे। बात करेंगे 39 की, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा था। और ये जो लोदी वंश है इसके खत्म होते ही फिर क्या आ गया था, मुगल काल ने दस्तक दे दिया था हमारे भारत के अंदर। पॉइंट नंबर 40 देखेंगे, बात करेंगे शेर शाह सूरी, जो कि बिहार के आन बान और शान कहे जाते हैं। 1540 से 1545 के अंदर इन्होंने शासन किया था। इन्होंने बिहार का एक छोटा सा एरिया, सासाराम आज का, वहां पे इनका कंट्रोल था।
और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, मुगल बादशाह हुमायूं को इन्होंने दिल्ली से सीधा भारत से बाहर भगा दिया था। 1530 से 1556 तक इनको चुनौती दी और इनको डिफीट कर दिया। बात करेंगे 41 की, तो शेरशाह ने क्या किया, हुमायूं को बाहर भगा के दिल्ली पे अपना कंट्रोल किया और अपना एक राजवंश स्थापित किया। पॉइंट नंबर 42 देखेंगे, बात करेंगे महान अकबर द ग्रेट की। इनका शासनकाल 1556 से 1605 के टाइम को हम कहते हैं। जब मुगल राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। यानी कि शेरशाह सूरी से अकबर इतने ज्यादा, हालांकि शेरशाह सूरी ने मुगल पे ही अटैक किया था, तब भी इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अकबर को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को ही अडॉप्ट किया था। पॉइंट नंबर 43 को देखेंगे, 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले कहां पे आया था, फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। पॉइंट नंबर 44 देखेंगे, ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी। सबसे पहली ईश्वरी शांति, दूसरा है नाइट और तीसरा है धर्म युद्ध। योद्धाओं को क्या कहा जाता था, नाइट के नाम से जाना जाता था। पॉइंट नंबर 45 देखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की जो प्रशासन भाषा थी, यानी कि उनका जो कोर्ट था, उनका जहां पे राजा विराजमान थे, उसकी जो भाषा थी वो फारसी थी। और तुगलक के काल में सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंश आते हैं और उस 5 राजवंश में से जो सबसे ज्यादा सल्तनत का विकास हुआ वो तुगलक के वंश में स्टार्ट हुआ। इसी के साथ जो दिल्ली सल्तनत है हमारा यही कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम मुगल डायनेस्टी को आगे बढ़ाएंगे और शुरू करेंगे अपने आगे की क्लास। तब तक के लिए वीडियो को मैं यही अंत करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना।